दोस्तों आज की इस क्लास में हम विलियम शेक्सपियर से जुड़े हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं और उसके साथ साथ एक कंप्लीट बायोग्राफी शेक्सपियर की होगी और उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे वो शायद आपने आज तक भी ना पढ़े हों। और अगर जो पढ़े हुए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़े हुए हैं तो ये पॉइंट्स आपको एग्ज़ाम क्रैक करा सकते हैं। सोचिए ज़रा, अगर ये एग्ज़ाम में पॉइंट्स आ गए तो फिर आप के लिए कितनी अच्छी बात होगी, आप इजीली उनको कर पाएंगे। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स हैं इस क्लास में जो कि आपका फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों स्किप नहीं करना है, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलना है, अच्छी तरह समझना है। शेक्सपियर की कंप्लीट बायोग्राफी है और इस बायोग्राफी से मैं कहता हूं कि एग्जाम में आपके क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। और विलियम शेक्सपियर को इस तरह से डिफाइन किया है, इस तरह से उनके पॉइंट्स को, उनकी बायोग्राफी को एक्सप्लेन किया है कि पॉइंट बाय पॉइंट की वो सारी चीज़ें जो कि उनके बर्थ से लेकर डेथ तक और इसके साथ साथ जो क्रिटिकल व्यूज़ से लेकर उनकी लाइफ से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पहलू जो कि अक्सर जो छोटे लेवल की जो बुक्स होती हैं उनमें नहीं दिया होता, ऐसे पॉइंट्स बड़ी मेहनत से आपके लिए तैयार किए हैं शेक्सपियर की बायोग्राफी के। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, विलियम शेक्सपियर्स बायोग्राफी इन योर चैनल लिटरेचर ग्रुप पीएचडी। Shakespeare was the son of John Shakespeare, an alderman and successful glove maker, originally from Snitterfield in Warwickshire, and Mary Arden, the daughter of an affluent land-owning family. दोस्तों ये पॉइंट आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो विलियम शेक्सपियर हैं, विलियम शेक्सपियर की अगर जो हम बात करें तो विलियम शेक्सपियर के फादर का नाम क्या है, तो योर आंसर विल बी जॉन शेक्सपियर। क्या आंसर होगा आपका? जॉन शेक्सपियर। जॉन शेक्सपियर क्या काम करते थे? जॉन शेक्सपियर ग्लोव मेकर थे। याद रख लेना, जॉन शेक्सपियर क्या थे? ग्लोव मेकर थे। जॉन शेक्सपियर की बात करें तो दोस्तों विलियम शेक्सपियर के फादर के बारे में मेनली तो ग्लोव मेकर के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बैकॉन का बिजनेस भी करते थे, तो इनको जो सोसाइटी में बूचर का नाम भी दिया जाता था। इसके अलावा इनकी ग्रॉसरी का भी वर्क बताया जाता है, बट मेनली ग्लोव मेकर जॉन शेक्सपियर, फादर ऑफ विलियम शेक्सपियर को माना जाता है। अब ये क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आ जाए भाई कि जो विलियम शेक्सपियर हैं इनके जो फादर हैं, या फिर कह देते हैं कि भाई तुम्हारा गांव कौन सा है, तुम्हारा पैतृक गांव कौन सा है, उसी तरह से हम शेक्सपियर की बात करें कि शेक्सपियर का जो मेन पेरेंटल हाउस है या फिर शेक्सपियर के फादर जो स्पेशली जिस स्थान को बिलोंग करते थे उसका नाम क्या था, तो दोस्तों ये था स्नीटरफील्ड। आपने शेक्सपियर का तो पढ़ा होगा भाई, शेक्सपियर का बर्थ कहाँ हुआ, ठीक है ना, लेकिन बात आती है शेक्सपियर के फादर किस प्लेस को बिलोंग करते हैं, तो आपका आंसर होगा स्नीटरफील्ड। ये बहुत गहराई की बातें मैं आपको बताता चलूंगा, तो क्लास आपको मिस नहीं करनी है। और एक बात और मैं बता दूं कि जितनी भी लॉन्ग क्लासेस होंगी, मैराथन होंगी, और वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, आपको कोई चार्ज नहीं देना है। लाइव क्लासेस होंगी आपकी इस चैनल पर, और इसके अलावा मेरा जो मेन मोटो रहेगा इस चैनल पर वो ये रहेगा कि आपके टीजीटी के एग्जाम को क्रैक कराना विदाउट एनी कॉस्ट। कोई कॉस्ट आपको नहीं देनी है। तो आज हम जो अपनी बिगिनिंग ये कर रहे हैं मेनली वो विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको चारों राइटर्स जो आपके कोर्स में हैं उनकी बायोग्राफी, कंप्लीट बायोग्राफी कराऊंगा, फिर उसकी एक महा मैराथन क्लास भी उसकी होगी। और इसके साथ साथ शेक्सपियर के जुड़े हुए जितने भी वर्क्स हैं, वर्ड्सवर्थ के वर्क्स हैं, जॉन गाल्सवर्दी, जॉन मिल्टन के वर्क्स हैं, वो सभी आपको पढ़ाए जाएंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वो सभी पॉइंट्स वो आपको पढ़ाए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। तो आपको पता चला शेक्सपियर के फादर का नाम जॉन शेक्सपियर, जो कि एक ग्लोव मेकर थे, और ओरिजिनली ये स्नीटरफील्ड से बिलोंग करते थे। जो जॉन शेक्सपियर थे, इनकी माँ जो थी उनका नाम मैरी एडन था। मैरी एडन की बात करें दोस्तों तो मैरी एडन एक बहुत अच्छे खासे रईस खानदान से बिलोंग करती थी। एक प्रभावशाली इनका घर था मैरी एडन का, जो कि जॉन शेक्सपियर की वाइफ थी और विलियम शेक्सपियर की मदर थी। अब देखिए शेक्सपियर के बारे में, ही वॉज बॉर्न इन स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन ऑन 23 अप्रैल 1564। देखिए सबसे मेन पॉइंट ये आ जाता है यहाँ पर,
कि शेक्सपियर का बर्थ कब और कहाँ हुआ। तो स्टार्टफोर्ड में हुआ। कब हुआ? 23 अप्रैल को हुआ, 1564 में हुआ। वेयर ही वॉज बैप्टाइज्ड ऑन 26 अप्रैल 1564। और अगर जो हम इनकी बैप्टिज्म सेरेमनी की बात करें तो दोस्तों 26 अप्रैल 1564 में इनकी बैप्टिज्म सेरेमनी हुई थी। जैसे हमारे यहाँ पर होता है ना नामकरण संस्कार एक तरह से, तो एक बैप्टिज्म सेरेमनी होती है क्रिश्चियंस में, तो वो इनकी बैप्टिज्म सेरेमनी कब हुई थी? 26 अप्रैल 1564 में हुई थी। His date of birth is traditionally observed on 23rd अप्रैल सेंट जॉर्ज डे। देखो जनरली आपने ये तो पढ़ा होगा कि इनका बर्थ कहाँ हुआ। मैं आपको हर पॉइंट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देता हुआ चलूंगा, तो बस आपको समझते हुए चलना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि जो दूसरे साथी हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो ये तो आपने पढ़ा कि इनका बर्थ 23 अप्रैल 1564 में हुआ, लेकिन इनका जो बर्थ डेट है, इनका जो बर्थ डे है, एक स्पेशल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहला डे तो सेलिब्रेशन का यही बन गया भाई कि विलियम शेक्सपियर का बर्थ हुआ, ठीक है ना। और दूसरा सेलिब्रेशन क्या है? इस डे को सेंट जॉर्ज डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। विच डे? सेंट जॉर्ज डे। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। He was the third of 8 children and the elder surviving son. विलियम शेक्सपियर की बात करें दोस्तों तो विलियम शेक्सपियर जो 8 में से तीसरे थे और एल्डेस्ट सर्वाइविंग सन ये कहे जाते हैं विलियम शेक्सपियर। एट द एज ऑफ 18 शेक्सपियर्स मैरिड 26 years old एनी हैथवे। The consistory court of the Diocese of Rochester issued a marriage license on 27th November 1582, and 6 months after the marriage Anne gave birth to a daughter Susanna, baptized 26th May 1583। देखिए इनकी जब एज 18 ईयर्स की थी तो इन्होंने अपने से सीनियर लड़की जो कि 26 ईयर ओल्ड थी जिनका नाम था एनी हैथवे, ठीक है ना, इनकी वाइफ जो बनी उनका नाम क्या था? एन हैथवे। क्लियर रहेगा। तो एन हैथवे इनकी वाइफ थी और इनको एक जो मैरिज लाइसेंस था, भाई ये तो क्लियर हो गया आपको कि इन्होंने शादी की अपने से 26 साल बड़ी लेडी से शादी की। इनका जो मैरिज लाइसेंस था वो कब इशू हुआ? देखो हर पॉइंट में आपको कुछ ना कुछ स्पेशल मिल रहा होगा, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि जनरली टीचर्स बताते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे कि आप चैनल का नाम ही आप देख रहे होंगे कि जो मैंने आपको बताया कि पीएचडी, स्पेशली क्या लिटरेचर गुरु पीएचडी, सो मेंशन मैंने उसमें किया है पीएचडी यानी कि डॉक्टरेट डिग्री, और खाली डॉक्टरेट डिग्री नहीं, हैविंग द मोर देन 16 years एक्सपीरियंस ऑफ डिग्री कॉलेज। तो उसी आधार पर आपके पॉइंट्स स्पेशली तैयार किए गए हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए और आपका एक रिदम बन जाए और आपकी स्टडी जो है वो बहुत अच्छी होकर और आप एग्जाम क्रैक कर पाए। वो कहते हैं ना कि आई वॉज एवर ए फाइटर सो वन फाइट मोर द बेस्ट एंड द लास्ट। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ये बात कही अपनी पोएम प्रॉस्पिके, जिसका मतलब होता है एक्ट ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड। तो वहाँ पर वो यही कहते हैं, मैं हमेशा से एक योद्धा रहा था, एक युद्ध और लड़ूंगा जो कि मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ और आखिरी युद्ध होगा। दोस्तों मेरी आइडियल लाइन्स हैं ये, और आपसे भी मैं एक अपील करूंगा कि आप भी इन लाइंस को अपने जीवन में जरूर उतार लें, क्योंकि जब आप कोई एग्जाम देने जाएंगे और आपके मन में ये बात रहेगी कि मैं योद्धा था, योद्धा रहूंगा, यानी कि आप पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, आप एक विल पावर के साथ आप लड़ेंगे और उस एग्जाम को क्रैक करके मानेंगे। तो दोस्तों इनका जो मैरिज लाइसेंस था वो कब आया? 27 नवंबर 1582 में आया। और ये भी क्वेश्चन आ जाता है भाई शादी के कितने समय बाद जो था सुजैना का बर्थ हुआ, इनकी जो डॉटर थी, तो आपका आंसर होगा 6 months आफ्टर ऑफ द मैरिज। और कब? 26 मई 1583। ट्विंस सन हैमनेट एंड डॉटर जूडिथ फॉलोड ऑलमोस्ट 2 years लेटर एंड वर बैप्टाइज्ड ऑन 2 Feb 1585। जो इनके ट्विंस हुए दो दोस्तों, एक का नाम क्या था? हैमनेट था, बेटी का नाम क्या था? जूडिथ था। जूडिथ और हैमनेट ये दो बच्चे इनके ट्विंस हुए थे और ये ऑलमोस्ट 2 years लेटर उसके बाद। और ये इनकी बैप्टिज्म सेरेमनी कब हुई थी? 2 Feb 1585 में। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब हैमनेट के बारे में ये क्वेश्चन आता है, भाई व्हाट हैपेंड टू हैमनेट, हैमनेट को क्या हुआ था?
तो हेमनेट डाइड ऑफ अननोन कॉजेज एट द एज ऑफ 10 और 11. ही वॉज बरीड 11 अगस्त 1596. जो ये हेमनेट है, ठीक है ना, हेमनेट की जो डेथ हुई वो प्रोबेबली 11 में मानी जाती है दोस्तों, और एक अननोन कोज माना जाता है. लेकिन अननोन कोज पर जब हम रिसर्च करते हैं, जब हम डेप्थ में इनकी लिटरेरी बुक्स को पढ़ते हैं या फिर एसी ब्रैडली को पढ़ते हैं, तो दोस्तों हमें मालूम होता है कि वहाँ पर प्लेग फैला हुआ था. और प्लेग भी कौन सा था? बैबून प्लेग. कौन सा प्लेग था दोस्तों? बैबून प्लेग. बैबून प्लेग से ग्रसित होकर, जो बैबून प्लेग था, बैबून प्लेग से ग्रसित होकर हेमनेट की मृत्यु हुई थी, ऐसा कहा जाता है. Shakespeare's coat of arms from the 1602 book, The Book of Coats and Crests, Prometarium Armorum. It features spears as a pun on the family name. दोस्तों आपने शेक्सपियर के साथ हमेशा शेक्सपियर को या फिर शेक्सपियर की कुछ इमेजेस को एक स्पेयर, एक भाले के साथ देखा होगा. ये एक कोट ऑफ आर्म्स था, यानी कि जो रॉयल फैमिलीज होती थी, जो स्टैंडर्ड फैमिलीज होती थी, उनको ये एक तरह से एक पेटेंट दिया जाता था जिसको कोट ऑफ आर्म्स कहा जाता था. तो ये भी शेक्सपियर से जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. और दोस्तों अगर आपको नई नई चीज़ें समझने को मिल रही हो, शेक्सपियर के बारे में कुछ नया जानने को मिल रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें. चैनल अभी हमारा ये सब्सक्राइब है, एक ओल्ड चैनल है हमारा दोस्तों, डॉक्टर एस गोस्वामी क्लासेस के नाम से. उसमें भी काफ़ी वीडियोस हैं. महामैराथन क्लासेस मैंने बनाई हुई हैं. महामैराथन क्लास है जिसमें चारों राइटर्स एक साथ हैं. फिगर्स ऑफ स्पीच की एक महामैराथन क्लास है. इसके अलावा लिटरेरी टर्म्स की महामैराथन क्लास है. ग्रामर को लेकर महामैराथन क्लास है. वो सारी क्लासेस वहाँ पर मिल जाएंगी आपको. शेक्सपियर के बारे में बहुत कुछ पढ़ने के लिए मिल जाएगा. अब वो चैनल जो डॉक्टर एस गोस्वामी क्लासेस है, उसको हमने स्पेशली शॉर्ट्स के लिए कन्वर्ट कर दिया है. तो वहाँ पर आपको शॉर्ट्स देखने को मिलेंगी. और इसके साथ साथ जो हमारा ये चैनल है, प्रेजेंट चैनल लिटरेचर ग्रुप पीएचडी, इस पर आपको लॉन्ग वीडियोस, लॉन्ग क्लासेस देखने को मिलेंगी और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी. दोस्तों इसका आपको कोई कॉस्ट नहीं देना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें. After the birth of twins, Shakespeare left few historical traces until he is mentioned as a part of the London theatre scene in 1592. Scholars refers to the year between 1585 and 1592 as Shakespeare's lost years. ये क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, ठीक है ना. जब इन ट्विंस का बर्थ हुआ तो उसके बाद में क्या हुआ? ट्विंस के बर्थ के बाद में शेक्सपियर के बारे में अगर जो हम देखें तो शेक्सपियर के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने जो है ना वो दिखाई नहीं दिए. और 1592 में इसके बाद दोस्तों वो कब दिखाई दिए? 1592 में दिखाई दिए. कब? 1585 से 1592 के बीच में. और ये जो ड्यूरेशन कहा जाता है 1585 से 1592 के बीच का, इसको शेक्सपियर्स लॉस्ट ईयर्स के नाम से जाना जाता है. किस नाम से जाना जाता है? शेक्सपियर लॉस्ट ईयर्स के नाम से जाना जाता है. आई होप कि क्लियर हो गया होगा. और ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. एक बार और समझिए, जो ये पीरियड है 1585 से लेके 1592 का, ये लॉस्ट ईयर्स के नाम से जाना जाता है शेक्सपियर का, क्योंकि रहस्यात्मक रूप से शेक्सपियर यहाँ पर मिसिंग दिखाई दिए. अब इस बीच में शेक्सपियर ने क्या किया, क्या नहीं किया, तो अलग अलग क्रिटिक्स हैं, उनकी अलग अलग ओपिनियन है इसके बारे में लेकर कि इस बीच में जो लॉस्ट ईयर का ड्यूरेशन था, शेक्सपियर ने क्या काम किया और वो कहाँ थे. बायोग्राफर्स अटेम्प्टिंग टू अकाउंट फॉर दिस पीरियड हैव रिपोर्टेड मैरी एक्रोफेल स्टोरीज. निकोलस रॉ, सबसे पहले हम बात करेंगे निकोलस रॉ की. निकोलस रॉ शेक्सपियर्स फर्स्ट बायोग्राफर. सबसे पहला तो यही पॉइंट आप समझिए कि अगर जो क्वेश्चन एग्जाम में ये आ जाए, Who is known as the first biographer of Shakespeare? शेक्सपियर की सबसे पहले बायोग्राफी लिखने वाले कौन है, बायोग्राफी बताने वाले? तो योर आंसर विल बी निकोलस रॉ. क्या आंसर होगा आपका दोस्तों? निकोलस रॉ. अगर आपको डिफरेंट क्वेश्चंस लग रहे हो, दूसरों से हटकर क्वेश्चंस लग रहे हो, यूनिक क्वेश्चंस लग रहे हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी कराएं. शेक्सपियर फर्स्ट बायोग्राफर रिकाउंटेड एज स्टार्टफोर्ड लेजेंड that Shakespeare fled the town for London to escape prosecution for the deer poaching in the estate of local squire Thomas Lucy. उन्होंने ये बताया
कि इस बीच में उनके वहाँ से लंदन को छोड़ने का कारण क्या रहा। वो जो इस बीच में दिखाई नहीं दिए वहाँ से अपने स्थान से, तो दोस्तों उसका कारण ये था, शेक्सपियर पर आरोप लगा था डियर पोचिंग का, यानी कि हिरन के शिकार का शेक्सपियर के ऊपर आरोप लगा था। जैसे कि आप जानते हैं सलमान खान को लेकर पर भी ये आरोप लगा हुआ है, तो ऐसे ही शेक्सपियर पर आरोप लगा। और किसके फार्म से? थॉमस लूसी के फार्म से। तो शेक्सपियर जो थे वहाँ से वो फ्लेड हो गए थे, वहाँ से भाग गए थे एक तरह से। एक तो ये क्लियर हुआ। दूसरा देखिए, अनोदर 18th सेंचुरी स्टोरी हैज शेक्सपियर स्टार्टिंग हिज थियोरेटिकल करियर माइंडिंग द हॉर्सेस ऑफ थिएटर पैट्रॉन्स इन लंदन। दूसरी ये भी कहानी गढ़ी जाती है या फिर कही जाती है शेक्सपियर के बारे में कि इस बीच में शेक्सपियर ने थिएटर की स्टार्टिंग की, थिएटर में मतलब ज्वाइन किया। कैसे ज्वाइन किया? पैट्रन के रूप में उन्होंने ज्वाइन किया, यानी कि जो हॉर्सेस होते थे, हॉर्स क्लीनर के रूप में शेक्सपियर काम करते थे थिएटर में। और ये भी कहा जाता है कि शेक्सपियर ने केवल हॉर्स क्लीनर के रूप में काम नहीं किया, बल्कि शेक्सपियर ने कर्टेन बॉय के रूप में वहां पर थिएटर में काम किया। इनको एक निकनेम भी दिया गया था, कर्टेन बॉय, क्योंकि इनका काम क्या था? कर्टेन को ड्रॉ करने का इनका काम था। पहले क्या होते थे? कर्टेन अपलिफ्टेड किए जाते थे, तो वो काम इनका शेक्सपियर का था। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी, शेक्सपियर को ये कहा जाता है, शेक्सपियर को एक अपॉर्चुनिटी मिली और इनको जो हीरो नहीं आया था उस समय, और हीरो की जगह इनको रिप्लेस किया गया, तो शेक्सपियर ने सबको अपनी एक्टिंग से सबका मन जीत लिया था और फिर शेक्सपियर फेमस होते चले गए थे। अब एक और देखिए, जॉन ऑब्रे रिपोर्टेड दैट शेक्सपियर हैड बीन इन कंट्री स्कूल मास्टर। अब देखो, निकोलस रो कुछ और कहते हैं और जॉन ऑब्रे क्या कहते हैं? जॉन ऑब्रे ये कहते हैं कि शेक्सपियर ने स्कूल मास्टर के रूप में इस बीच में काम किया था। किस रूप में काम किया था? स्कूल मास्टर के रूप में। इज दैट क्लियर? Some 20th century scholars suggested that Shakespeare may have been employed as a schoolmaster by Alexander Houghton of Lancashire, a Catholic landowner who named a certain William Shakespeare in his will. दोस्तों, ये 20वीं शताब्दी के कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं भाई शेक्सपियर ने स्कूल मास्टर के रूप में काम किया है। इसका प्रूफ मिलता है। इसका प्रूफ कहाँ देखने को मिलता है? एक ये हुए हैं अलेक्जेंडर हॉक्टन हुए हैं। अलेक्जेंडर हॉक्टन जो थे एक कैथोलिक लैंड ऑनर थे। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना, अलेक्जेंडर हॉक्टन कौन थे? एक कैथोलिक लैंड ऑनर थे। दोस्तों, ये केवल टीजीटी के ही नहीं, आपके शेक्सपियर की अगर तो आप तैयारी कर रहे हैं तो यूजीसी नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उस लेवल पर भी क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतने हाई लेवल का क्यों करा रहे हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पेपर का स्टैंडर्ड है वो हर ईयर आप देख रहे होंगे वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सरकार की मंशा नहीं है नौकरी देने की। सरकार ये चाहती कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा पेपर सेट किया जाए जिससे बच्चे कम उसको अटेम्प्ट कर पाएँ और कम का सिलेक्शन हो पाए। तो दोस्तों यही एक उद्देश्य है। मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन कुछ पॉलिसीज़ हैं जो वास्तव में गलत हैं, वो गलत हैं। एक तो जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और स्पेशली टीचिंग की रिक्रूटमेंट आप देख रहे हैं कि कैसी कंजूसी की जा रही है। कितनी मतलब बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार चाहिए। तो इस रोजगार को पाने के लिए अब आपको अपना स्टैंडर्ड भी चेंज करना होगा, आपको मेहनत भी करनी होगी। एक तो वैकेंसीज बहुत मुश्किल से निकलती हैं और जो निकलती हैं तो उसके लिए अब आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, क्योंकि आप अपनी तरफ से तैयार रहिए कि मुझे जब भी एग्जाम ये होगा तो मुझे इस एग्जाम को क्रैक करके रहना है। अगर आप ऐसा ठान लेंगे ना तो आप निश्चित रूप से इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। और आपने अपने आप को ही इस हीन भावना का शिकार बना लिया कि मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो शायद आप जिंदगी में कभी ना कर पाए। मेरी बात कड़वी जरूर लगेगी दोस्तों, लेकिन ये कटु सत्य है। दिस इज अ क्वाइट बिटर ट्रूथ। तो अलेक्जेंडर की जो विल थी उसमें हमें एक नाम देखने को मिलता है दोस्तों, विलियम शेक्सपियर। ये जो नाम है इससे हमें ये लगता है कि विलियम शेक्सपियर वहां पर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट किए होंगे एक स्कूल मास्टर के रूप में। लिटिल एविडेंस सच स्टोरीज अदर हेयरसी कलेक्टेड आफ्टर हिज डेथ एंड शेक्सपियर वॉज अ कॉमन नेम इन लैंकशायर एरिया। अब ये भी कहा जाता है जो शेक्सपियर था ये कॉमन नेम था किसमें? लैंकशायर एरिया में। ध्यान रहेगा, शेक्सपियर जो था वो एक कॉमन नेम कहा जाता था। कहां पर? लैंकशायर एरिया में उस समय। इट इज नॉट नोन डेफिनेटली व्हेन शेक्सपियर बिगेन राइटिंग,
but contemporary allusions and records of performances show that several of his plays were on the London stage. ये क्लियर नहीं कि भाई कब उन्होंने शेक्सपियर ने अपनी राइटिंग को स्टार्ट किया, लेकिन कुछ एल्यूजन्स हैं, रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस है, वो ये दिखाते हैं कि बहुत सारे प्लेज हुए शेक्सपियर ने लंदन स्टेज पे किए. बाय 1592, by then he was sufficiently known in London to be attacked in print by the playwright Robert Greene in his Groats Worth of Wit. जो रॉबर्ट ग्रीन ने अपने वर्क ग्रॉट्स वर्ड्स ऑफ विट में शेक्सपियर पर क्रिटिसाइज किया, शेक्सपियर पर अटैक किया, और क्या कहकर उन्होंने क्रिटिसाइज किया शेक्सपियर को? देयर इज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आर फीदर्स एंड दैट विद हिज टाइगर्स अ हार्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइट. ये किसने कहा था? रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था. अब दोस्तों ये तो आपको क्लियर है, जनरली ये पूछा जाता है आप स्टार्ट करो, किसने कहा? रॉबर्ट ग्रीन ने कहा. लेकिन बात ये आती है कि रॉबर्ट ग्रीन ने आखिर शेक्सपियर को इतना क्रिटिसाइज क्यों किया, ऐसा क्यों कहा शेक्सपियर को लेकर? तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट में ही इसको मैंने क्लियर किया है. मोस्ट एग्री दैट ग्रीन वॉज एक्यूजिंग शेक्सपियर ऑफ रीचिंग अबव हिज रैंक in trying to match such university educated writers such as Christopher Marlowe, Thomas Nash and Green himself, so called university wits. जो university wits थे उसमें शेक्सपियर ने अपना स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा, मतलब उनके इक्वल शेक्सपियर पहुंच रहा था. तो यहाँ पर जो रॉबर्ट ग्रीन को यही लगा कि ये जो है हमारी रैंक से ऊंचा ना पहुंच जाए, तो उसके प्रति जो है ना एक जेलस वाली भावना थी रॉबर्ट ग्रीन के अंदर, जो कि उनके जो क्रिटिकल कमेंट है उसमें दिखाई भी पड़ती है. ग्रीन्स अटैक इज द अर्लीस्ट सर्वाइविंग मेंशन ऑफ शेक्सपियर्स वर्क इन थिएटर. जो शेक्सपियर वर्क है थिएटर में उनका ग्रीन का जो अटैक है, ग्रीन का जो क्रिटिसिज्म है, वो एक अर्लीस्ट सर्वाइविंग मेंशन के रूप में जाना जाता है. बायोग्राफर सजेस्ट दैट हिज करियर मे हैव बिगन एनी टाइम फ्रॉम द मिड 1580s टू जस्ट बिफोर ग्रीन्स रिमार्क. और ये कहते हैं कि जो ग्रीन का रिमार्क था उससे जस्ट पहले शेक्सपियर का करियर स्टार्ट हुआ था, तभी ग्रीन ने इस चीज़ को रिमार्क कर दिया था, क्रिटिसाइज कर दिया था शेक्सपियर को. वो कहते हैं ना कि कोई लोग उठते हैं तो उनको पहले ही कमेंट और क्रिटिसाइज करके गिरा दो, लेकिन शेक्सपियर ऐसे नहीं थे. शेक्सपियर ने ऊपर उठना सीखा था, नीचे गिरना नहीं सीखा शेक्सपियर ने. और तभी तो शेक्सपियर, सोचिए जरा, वो शेक्सपियर जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो केवल 8वीं पास था, शेक्सपियर जो था, वो शेक्सपियर इतना महान बन गया, लेजेंड बन गया इंग्लिश में. सोचिए, वो शेक्सपियर जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसने थिएटर में पोछा लगाया था, जिसके बारे में ये कहा जाता है जिसमें थिएटर में घोड़ों की सफाई की थी, वो शेक्सपियर इतना महान बन गया. ऐसे ही कोई महान नहीं बनता दोस्तों, उसके लिए डेडिकेशन चाहिए, उसके लिए विल पावर चाहिए, जो कि शेक्सपियर के अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी. और मैं चाहता हूँ ये विल पावर, ये एक दृढ़ इच्छा, ये कुछ करने की भावना आपके अंदर भी आनी चाहिए, ताकि आप भी अपने सपने को साकार कर पाएं. After 1594, Shakespeare's plays were performed only by the Lord Chamberlain's Men, a company owned by a group of players, including Shakespeare, that soon became leading playing company in London. दोस्तों 1594 के बाद में शेक्सपियर के जो प्ले थे वो केवल और केवल परफॉर्म किए गए कहाँ पर? लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन कंपनी में ये परफॉर्म किए गए थे, जिसमें ग्रुप ऑफ मेंबर्स थे, ठीक है, जिसमें शेक्सपियर को इंक्लूड करके ग्रुप ऑफ मेंबर्स थे. और ये जल्द ही एक लीडिंग प्लेइंग कंपनी बन गई थी, कहाँ पर? लंदन में. आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ इन 1603, क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद 1603 में the Lord Chamberlain's Man Company was awarded a royal patent by the new King James I and changed its names to the King's Men. दोस्तों 1603 एलिजाबेथ की, क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद लॉर्ड चैम्बरलेन मैन्स कंपनी जो थी, इसको एक रॉयल पेटेंट मिला. किससे मिला? न्यू किंग्स जेम्स फर्स्ट से मिला. और फिर इस कंपनी का, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन्स जो कंपनी थी, इसका नाम बदलकर किंग्स मैन कर दिया गया. इज दैट क्लियर? क्या कर दिया गया इसका नाम? किंग्स मैन कर दिया गया इसका नाम. इन 1599 a partnership of members of the company built their own theatre on the south bank of the river Thames, which they named the Globe. और जो पार्टनरशिप थी मेंबर्स की, कंपनी की, उन्होंने अपना खुद
थिएटर बिल्ड कर दिया 1599 में, जिसका नाम ग्लोब थिएटर रखा गया। क्या नाम रखा गया दोस्तों? ग्लोब थिएटर रखा गया। ग्लोब थिएटर वो जिसमें शेक्सपियर की अपनी पार्टनरशिप थी। इन 1608 द पार्टनरशिप ऑल्सो टुक ओवर द ब्लैक फ्रायर्स इंडोर थिएटर, और ब्लैक फ्रायर्स इंडोर थिएटर्स में भी पार्टनरशिप हो गई। Extant records of Shakespeare's property, purchases and investments indicate that his association with the company made him a wealthy man, and in 1597 he bought the second largest house in Stratford, New Place। दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट यहाँ पर आता है। शेक्सपियर के पास अब बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हो गई थी, क्योंकि ये कहा जाता है शेक्सपियर ने जब कंपनी को ज्वाइन किया तो उससे वो बहुत पैसा कमाया, एक वेल्दी मैन शेक्सपियर बन गया। और 1597 में इन्होंने सेकंड लार्जेस्ट, ध्यान देना, सेकंड लार्जेस्ट हाउस, ये क्वेश्चन पूछा जाए भाई शेक्सपियर के समय में सेकंड लार्जेस्ट हाउस किसका था स्टार्टफोर्ड में, तो आपका आंसर होगा शेक्सपियर का था भाई। और उस सेकंड लार्जेस्ट हाउस का नाम क्या रखा गया? न्यू प्लेस उसका नाम रखा गया। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। Some of Shakespeare's plays were published in quarto editions beginning in 1594, and by 1598 his name had become a selling point and began to appear on the title pages। दोस्तों शेक्सपियर के जो प्लेस थे, कुछ प्लेस वो पब्लिश हुए कार्टो एडिशन में, कब? 1594 की बिगिनिंग में और 1598 में। अब उनका जो नेम था वो सेलिंग पॉइंट बन गया और वो टाइटल पेजेस पर दिखाई देने लगा। और जबकि दोस्तों आप जानते हैं शेक्सपियर ने खुद कहा था व्हाट इज इन नेम, कि नाम में रखा क्या है। शेक्सपियर ने लेकिन अपना नाम ऐसे नहीं बनाया, शेक्सपियर ने अपनी पहचान अपने काम से बनाई, और इंसान अपने काम से ही अपनी पहचान बनाता है। आप भी अपनी पहचान कायम कर सकते हैं, आप भी एक अलग रुतबा कायम कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते उसके लिए आपको काम करना होगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, और उस मेहनत से ही नाम बनता है। नाम से काम नहीं होता, काम से नाम होता है। शेक्सपियर continued to act in his own and other plays after his successful as a playwright। शेक्सपियर ने कंटिन्यू रखा अपना काम रखना, ठीक, अपना काम करना अपने प्लेज में, ठीक है ना, अपने खुद के प्लेज में और अदर प्लेज में एज ए प्ले राइट के रूप में। यानी कि आफ्टर सक्सेस एज ए प्ले राइट, उनकी जो सक्सेस हुई प्ले राइट के रूप में, उसके बाद में ही मूव्ड अक्रॉस द रिवर टू साउथ वॉर्क बाय 1599। द सेम ईयर हिज कंपनी कंस्ट्रक्टेड द ग्लोब थिएटर देयर। और इसके बाद ये साउथ वॉर्क में गए 1599 में, और इसी ईयर इन्होंने वहाँ पर ग्लोब थिएटर को बना दिया। बाय 1604 ही हैड मूव्ड नॉर्थ ऑफ द रिवर अगेन, फिर ये नॉर्थ ऑफ द रिवर गए अगेन टू एन एरा नॉर्थ ऑफ सेंट पॉल्स कैथेड्रल विद मैनी फाइन हाउसेज। देयर ही रेंटेड रूम्स फ्रॉम अ फ्रेंच ही इज नॉट नेम्ड क्रिस्टोफर माउंट जॉय, ए मेकर ऑफ वुमेन्स विग एंड अदर हेड गियर। दोस्तों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आ जाता है, और डिफरेंट क्वेश्चन आपके लिए आ जाता है, बिल्कुल हटकर, लीक से हटकर क्वेश्चन है। जब ये नॉर्थ में गए थे 1604 में, तो वहाँ पर ये किराए पर रुके थे, और किराए पर किसके यहाँ पर रुके थे? फ्रेंच ह्यूज नॉट के नाम के यहाँ पर रुके थे, ठीक है ना, जिनका मेन नेम था क्रिस्टोफर माउंट जॉय, जो कि किस काम को करते थे? विमेन विक्स बनाने का और अदर हेड गियर्स बनाने का इनका काम था, जिनके यहां पर शेक्सपियर रुके थे। इज दैट क्लियर? शेक्सपियर फ्यूनरेरी मॉन्यूमेंट इन स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन। इनका जो फ्यूनरेरी मॉन्यूमेंट है वो कहां पर है? स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन में है। निकोलस रो वॉज द फर्स्ट बायोग्राफर टू रिकॉर्ड द ट्रेडिशन रिपीटेड बाय सैमुअल जॉनसन दैट शेक्सपियर रिटायर्ड टू स्टार्टफोर्ड सम ईयर्स बिफोर हिज डेथ। जो निकोलस रॉ थे उन्होंने इस बात को बताया, फिर जो थे सैमुअल जॉनसन ने इस बात को बताया कि शेक्सपियर अपनी डेथ से पहले इन्होंने कुछ साल पहले इन्होंने अपने वर्क से रिटायरमेंट ले लिया था। इट इज परहैप्स रेलिवेंट दैट द ब्यूबोनिक प्लेग रेज्ड इन लंदन थ्रू आउट 1609, क्योंकि ये बिल्कुल रेलिवेंट भी है कि 1609 के बीच में जो ब्यूबोनिक प्लेग था लंदन में बहुत ज़्यादा फैल चुका था। द लंदन पब्लिक प्ले हाउसेज वर रिपीटेडली क्लोज्ड ड्यूरिंग एक्सटेंडेड आउटब्रेक्स ऑफ प्लेग, अ टोटल ऑफ ओवर 60। और लंदन में जो पब्लिक प्ले हाउसेज थे उनको
एक एक करके क्लोज कराया जा रहा था। जैसे कि आपने देखा ना अभी कोविड में क्या हुआ था, सारे जो थिएटर्स वगैरह थे सब बंद हो गए थे, और इसके अलावा जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी सब बंद हो गई थी, वर्क फ्रॉम होम चला था, और लेकिन बेचारे थिएटर वाले कहाँ वर्क फ्रॉम होम करेंगे, तो ये सब कुछ बंद हो गया। ऐसे ही तब हुआ था जब वहां पर प्लेग आया था। Months closer between May 1603 and Feb 1610, which means there was often no acting work। इस बीच में 1603 to 1610 के बीच में ये कहा जाता है कोई भी एक्टिंग वर्क नहीं था। रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल वर्क वॉज अनकॉमन एट दैट टाइम, ये एक अनकॉमन थिंग थी उस समय सभी चीज वर्क से रिटायरमेंट लेना। शेक्सपियर कंटिन्यू टू विजिट लंदन ड्यूरिंग द ईयर 1611-1614। 1611 से 1614 के बीच में शेक्सपियर ने लंदन में विजिट करना कंटिन्यू करा। शेक्सपियर डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616 एट द एज ऑफ 52, और 52 की एज में शेक्सपियर जो थे वो 23 अप्रैल 1616 में इनकी डेथ हो गई थी। He died within a month of signing his will, a document which he begins by describing himself as being in perfect health। इनकी जो डेथ हुई थी दोस्तों, इन्होंने एक विल पर साइन किया था, एक डॉक्यूमेंट पर साइन किया था जिसपे इन्होंने क्या लिखा था, परफेक्ट हेल्थ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये तो पता चल जाएगा कि इनकी डेथ कब हुई, लेकिन दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इनकी विल थी, जो इनका डॉक्यूमेंट था, उस पर इन्होंने क्या साइन किया, परफेक्ट इन हेल्थ कहा था जब इन्होंने अपनी विल साइन की थी उस समय। नो एक्सटेंट कंटेम्प्रेरी सोर्सेज एक्सप्लेन्स हाउ और वाई ही डाइड। कोई भी ऐसे समकालीन सोर्सेज ऐसे नहीं है कि वो कैसे और क्यों मरे। हाफ अ सेंचुरी लेटर, लेकिन एक हाफ सेंचुरी लेटर जॉन वॉल्ट द विकार ऑफ स्टार्टफोर्ड हुए हैं, इन्होंने अपनी नोटबुक में लिखा, क्या लिखा, शेक्सपियर, ड्रेटन, बेन जॉनसन एंड हैड ए मैरी मीटिंग। वो दोस्तों आपने एक टाइटल सुना है, जब मिल बैठेंगे तीन यार, तो यहां पर भी तीन यार थे। कौन कौन थे, शेक्सपियर, ड्रेटन और बेन जॉनसन। ये कहा जाता है कि इन्होंने ड्रिंक कर ली थी, बहुत ज्यादा हार्ड ड्रिंक कर ली थी, वो बूझी वाली कंडीशन होती है ना, वो हो गई थी, और जब ये बहुत ज्यादा ड्रंक हो गए थे, शेक्सपियर, ड्रेटन, बेन जॉनसन हैड अ मैरी मीटिंग, इनकी एक मुलाकात हुई, बहुत अच्छी मुलाकात थी। एंड इट सीम्स ड्रैंक टू हार्ड, और ये माना जाता है कि इन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। फॉर शेक्सपियर डाइड ऑफ अ फीवर, दे आर कॉन्ट्रैक्टेड, और उससे चपेट में आकर उनको बुखार हो गया। नॉट एन इम्पॉसिबल सिनेरियो सिंस शेक्सपियर न्यू जॉनसन एंड ड्रेटन, और ये कोई इम्पॉसिबल सिनेरियो नहीं है क्योंकि हम जानते हैं शेक्सपियर ड्रेटन और जॉनसन को जानते हैं, इसलिए ये कहना नामुमकिन नहीं होगा कि शेक्सपियर ने उनके साथ ड्रिंक नहीं की होगी, ड्रिंक की होगी और उनकी डेथ हो गई होगी। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि किसका मानना है कि शेक्सपियर की जो मृत्यु थी उसका कारण टू मच ड्रिंक था या फिर हार्ड ड्रिंकिंग थी। तो ये किसके अनुसार है, जॉन वॉल्ट, जो कि द विकार ऑफ स्टार्टफोर्ड रहे, उनके अनुसार ये बात कही गई, अकॉर्डिंग टू हिम। इट वॉज हॉली ट्रिनिटी चर्च स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन वेयर शेक्सपियर वॉज बैप्टाइज्ड एंड बरीड टू। ये हॉली ट्रिनिटी चर्च थी स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन पर, जहां पर शेक्सपियर को बैप्टिज्म किया गया और बरीड भी किया गया। इसके बाद देखिए, he left behind his wife and two daughters, Susanna had married a physician John Hall। अपने पीछे वो दो बेटियों को छोड़ गए, जिसमें सुजैना की शादी एक फिजिशियन जॉन हॉल से हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये फिर से, इन 1607। एंड जूडिथ हैड मैरिड थॉमस क्विंसी, और जूडिथ की शादी किससे हुई, थॉमस क्विंसी से हुई, विनिशर हु मंथ्स बिफोर शेक्सपियर्स डेथ। शेक्सपियर साइंड हिज विल, लास्ट विल एंड टेस्टामेंट ऑन 25 मार्च 1616। 25 मार्च 1616 में शेक्सपियर ने अपनी लास्ट टेस्टामेंट जो थी उसको साइन किया। द फॉलोइंग डे हिज न्यू सन इन लॉ थॉमस क्विंसी वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ फादरिंग एन इलिजिटिमेट सन बाय मार्गरेट व्हीलर। अब दोस्तों एक नाजायज संतान होने का इनके सन इन लॉ थॉमस क्विंसी पर आरोप लग गया। ये इनके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात थी इनके परिवार के लिए, हु हैड डाइड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, और जो मार्गरेट व्हीलर थी चाइल्ड बर्थ के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। थॉमस वॉज ऑर्डर्ड बाय चर्च कोर्ट टू डू पब्लिक पेनेंस विच वुड हैव कॉज्ड मच शेम एंड एम्ब्रेसमेंट फॉर शेक्सपियर्स फैमिली। जब पब्लिक पेनेंस के लिए बोला गया थॉमस क्विंसी से, तो ये शेक्सपियर के परिवार के लिए इससे शर्मिंदगी वाली बात कुछ नहीं हो सकती। शेक्सपियर
bequeathed the bulk of his large estate to his elder daughter Susanna। ये कहा जाता है शेक्सपियर ने अपनी प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी बड़ी बेटी सुजैना के लिए छोड़ा। Shakespeare's will scarcely mentions his wife Anne, who was probably entitled to 1/3 of estate automatically। दोस्तों शेक्सपियर की जो वाइफ है उनके बारे में मुश्किल से ही कुछ उनकी वसीयत में मिलता है और इनको ऑटोमेटिकली वैसे 1/3 पार्ट का था ही, लेकिन शेक्सपियर ने कुछ इनके बारे में मेंशन नहीं किया। ही डिड मेक अ पॉइंट हाउएवर, लेकिन एक पॉइंट शेक्सपियर ने कहा, और दोस्तों यही पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कहा? लीविंग हर माई सेकेंड बेस्ट बेड। मैं अपना जो सेकंड बेस्ट बेड है वो किसको दे रहा हूं? वो अपनी पत्नी एन को देता हूं। ये मैं अपना माई मोस्ट लविंग सेकंड बेड। दोस्तों ऐसा क्यों कहा गया? कुछ क्रिटिक क्रिटिसाइज करते हैं कि शेक्सपियर अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते थे, इस वजह से शेक्सपियर ने ये कहा। कुछ लोगों का मानना है कि शेक्सपियर और शेक्सपियर की वाइफ के बीच में ज़्यादा बनती नहीं थी और यही कारण था कि शेक्सपियर की लाइफ में डार्क लेडी आई थी। लेकिन कुछ लोग जो गहराई से इसका अध्ययन करते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं तो वो ये मानते हैं शेक्सपियर ने अपनी पत्नी को वो चीज़ दी, वो जो फर्नीचर उन्होंने मेंशन किया ना अपनी विल में कि फर्नीचर विद इट्स, ठीक है ना, विद इट्स फर्नीचर, माय सेकंड लविंग बेड विद इट्स फर्नीचर। फर्नीचर है रेफर्स विद द लगेज, जो बेड से रिलेटेड लगेज था, सामान था, उसके लिए कहा गया। वो इस वजह से कि शेक्सपियर ने अपनी जो सबसे बेस्ट सबसे लविंग चीज थी वो अपनी पत्नी को दी, ये भी माना जाता है। शेक्सपियर वॉज बरीड इन द चांसल ऑफ द होली ट्रिनिटी चर्च 2 days आफ्टर हिज डेथ। शेक्सपियर को उनकी मृत्यु के 2 दिन बाद बरीड किया गया। कहाँ पर बरीड किया गया था? होली ट्रिनिटी चर्च में बरीड किया गया था। द एपिटैफ carved into the stone slab covering his grave includes a curse against moving his bones, which was carefully avoided during restoration of the church in England। दोस्तों इन्होंने अपने एपिटैफ पर एक कर्ज लिखा था, एक अभिशाप दिया था। अब अभिशाप क्या था दोस्तों, ये पढ़िए। वो अभिशाप क्या था, इसके पीछे क्या कारण था, क्या लॉजिक था, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले समझिए। Epitaph of William Shakespeare, good friend, for Jesus' sake forbear to dig the dust enclosed here. Blessed be the man that spares these stones, and cursed be that moves my bone। भगवान के वास्ते मेरी इस कब्र से कोई छेड़खानी ना करे। उस व्यक्ति के साथ मेरा आशीर्वाद है, उस व्यक्ति के साथ मेरा आशीर्वाद है जो कि मेरी इस मिट्टी को टच नहीं करेगा, उससे छेड़खानी नहीं करेगा। लेकिन जो व्यक्ति मेरी कब्र की मिट्टी के साथ छेड़खानी करता है तो उसके साथ मेरा अभिशाप है, उसके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। ऐसा क्यों उन्होंने कहा? क्यों कहा ऐसा? गुड फ्रेंड, फॉर जीसस सेक फॉरबियर टू डिग द डस्ट एनक्लोज्ड एयर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स, एंड कर्स्ड बी दैट हु मूव्स माय बोन्स। तो ऐसा इस वजह से कहा कि उस समय शॉर्टेज थी स्थानों की, और जो स्पेशली जब हम बात करते हैं चर्च यार्ड की, जहाँ पर जो डेड बॉडीज थी उनको बरीड किया जाता था, तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता था कि जैसे किसी की डेथ हो गई, उसके कुछ समय पश्चात, कुछ सालों पश्चात में या फिर कुछ समय पश्चात में उसकी जो कब्र थी उसको खोदकर वहाँ पर नई डेड बॉडी को बरी कर दिया जाता था। और शेक्सपियर आप जानते हैं थोड़े से सुपरस्टिशियस नेचर में, मतलब वो आ गए थे, उनको इस चीज़ में मतलब एक तरह से बिलीव करते थे वो इन चीज़ों पर। तो वो उनका मानना ये था, क्योंकि आपने देखा होगा सुपरनेचुरल एलिमेंट्स जो है शेक्सपियर के वर्क्स में हमें दिखाई पड़ते हैं, और वो जो सुपरनेचुरल सोर्सेज है वो उनकी रियलिस्टिक लाइफ पर भी असर डालते हुए दिखाई पड़ते हैं। जब ये उन्होंने ये एपिटैफ ये मेंशन किया, इसके कारण ये भी माना जाता है कि शेक्सपियर को ये डर था कि कहीं उनकी जो मरने के बाद उनका जो एक रेस्टिंग प्लेस है उसको मतलब छेड़खानी उसके साथ ना कर दी जाए और उनकी मूव्स वगैरह को वहाँ से हटा ना दिया जाए, तो वो मरने के बाद कभी उनको चैन ना मिले, एक पीसफुल लाइफ ना जी पाए। तो मरने के बाद की वो एक जिंदगी पीसफुल लाइफ जीना चाहते थे। आफ्टर डेथ की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, लाइफ आफ्टर डेथ की बात हम कर रहे हैं, तो इस वजह से शेक्सपियर ने ये चीज़ मेंशन की थी। तो दोस्तों ये थे शेक्सपियर की लाइफ से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लेकिन अभी जाना नहीं है, क्योंकि एक बार मैं फिर से आपको हिंदी में सारे पॉइंट्स जल्दी जल्दी रिवाइज करा देता हूं, ताकि आपकी जो स्टडी है वो एक ही दिन में परफेक्ट हो जाए और आपको जो है फिर आगे शेक्सपियर की बायोग्राफी को ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो देखिए दोस्तों, एक बार फिर से हम स्टार्ट करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट समझते हुए चलना है।
शेक्सपियर के फादर का नाम जॉन शेक्सपियर था, जो कि एक ग्लोब मेकर थे, और शेक्सपियर के फादर स्नेटरफील्ड को बिलोंग करते थे, और इनकी मदर जो थी मैरी एडन थी, जो कि एक अच्छे खासे रईस खानदान को बिलोंग करती थी। शेक्सपियर का बर्थ 23 अप्रैल 1564 में हुआ। इनकी बैप्टिज्म सेरेमनी 26 अप्रैल 1564 में हुई थी। इनके बर्थ डेट को 23 अप्रैल सेंट जॉर्ज डे के नाम से भी बनाया जाता है। शेक्सपियर 8 बच्चों में थर्ड वन थे और एल्डेस्ट सर्वाइविंग सन कहे जाते हैं। शेक्सपियर जब 18 साल के थे तो 26 साल की उम्र की एन हैथवे से उनकी शादी हुई थी, और उनकी शादी का जो सर्टिफिकेट था, मैरिज लाइसेंस था, वो 27 नवंबर 1582 में इशू हुआ था। और 6 महीने बाद इनको एक बेटी हुई थी, और जिसका नाम सुजैना था। इनके 2 बच्चे हुए, जुड़वा बच्चे हैमनेट और जूडिथ थे, ठीक है। और इनकी बैप्टिज्म सेरेमनी 2 फेब 1585 में हुई थी। हैमनेट की डेथ अननोन कॉजेज, स्पेशली बबून वैसे माना जाता है, बबून प्लेग के कारण 11 अगस्त 1596 में हो गई थी। शेक्सपियर को कोर्ट ऑफ आर्म्स से भी नवाजा गया था, जो एक रॉयल फैमिलीज होती हैं। एक ऐसा पेटेंट शेक्सपियर को, एक स्पेयर, एक भाले का पेटेंट जो है इनकी फैमिली को दिया गया था। और जो बर्थ था ट्विंस का के जन्म के बाद में शेक्सपियर के कुछ हिस्टोरिकल ट्रेसेस मिलते हैं, और ये माना जाता है कि 1585 से 1592 के बीच में इनका कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं मिलता, देखने को वहाँ पर नहीं मिले, तो इस टाइम को लॉस्ट ईयर्स के नाम से जाना जाता है। जो बायोग्राफर्स थे उन्होंने ये पहचानने की कोशिश की थी शेक्सपियर इस समय कहाँ रहे, तो निकोलस रॉ, जो कि शेक्सपियर के फर्स्ट बायोग्राफर माने जाते हैं, उनका मानना ये है कि शेक्सपियर के ऊपर डियर पोचिंग का आरोप लगा था, और कहाँ पर, किसके फार्म से, थॉमस लूसी के फार्म से, जिसके चलते वहाँ से एस्केप हो गए थे। इसके अलावा ये भी कहा जाता है, 18वीं सेंचुरी की जो स्टोरी है वो ये बताती है कि शेक्सपियर ने थिएटर में घोड़ों की सफाई का काम किया था, और जॉन एब्रे जो हैं वो ये बताते हैं कि शेक्सपियर के स्कूल मास्टर के बीच में रहे थे। इसके अलावा जो 20वीं शताब्दी के कुछ स्कॉलर्स हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि अलेक्जेंडर हॉक्टन, जो लैंकशायर के थे, कैथोलिक लैंड ऑनर थे, उनके पास एक रिकॉर्ड मिलता है उनकी विल में, जिसमें लिखा होता है विलियम शेक्सपियर। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है, जो विलियम शेक्सपियर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि शेक्सपियर जो थे उस समय स्कूल मास्टर के रूप में रहे थे। इसके अलावा ये माना जाता है कि जो शेक्सपियर के कुछ प्लेस थे वो परफॉर्म हुए, कहाँ पर, लंदन की स्टेज पर परफॉर्म हुए थे। 1592 तक जो शेक्सपियर पे यहाँ पर कुछ अटैक हुआ, और सबसे पहला अटैक हमें शेक्सपियर पर देखने को मिला रॉबर्ट ग्रीन का, जिन्होंने अपने वर्क वर्थ ऑफ विट में, ग्रॉड्स वर्थ ऑफ विट में उन्होंने शेक्सपियर को अपस्टार्ट के क्रो कहकर पुकारा था। इसका कारण ये भी बताया जाता है कि रॉबर्ट ग्रीन जो थे वो कहीं ना कहीं जेलस थे, कि उनको लगता था कि वो उनके लेवल पर, यूनिवर्सिटी विट्स के लेवल पर वो कहीं ना कहीं पास आ रहे हैं। और इसके साथ दोस्तों शेक्सपियर के जो प्लेस थे वो लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन कंपनी में परफॉर्म किए गए थे, जिसके शेक्सपियर भी खुद मेंबर थे, और जो कि लंदन में उस समय लीडिंग कंपनी थी। जो क्वीन एलिजाबेथ थी, उनकी डेथ के बाद में जो लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन कंपनी थी, इसको एक रॉयल पेटेंट अवार्ड हुआ, किसके द्वारा, किंग जेम्स फर्स्ट के द्वारा, और इसका नाम बदलकर किंग्स मैन कर दिया गया था। इसके बाद एक पार्टनरशिप हुई शेक्सपियर की और एक ग्लोब थिएटर जो था, उन्होंने ग्लोब थिएटर में पार्टनरशिप की, और इसके बाद ब्लैक फ्रायर्स इंडोर थिएटर में, और फिर कुछ एक्सटेंड रिकॉर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं किसके, शेक्सपियर की प्रॉपर्टी के। और ये कहा जाता है कि शेक्सपियर अपने समय में एक बहुत ज़्यादा वेल्दी व्यक्ति बन चुके थे, और स्टार्टफोर्ड का जो सेकेंड लार्जेस्ट हाउस था, जिसको न्यू प्लेस के रूप में जाना जाता है, वो शेक्सपियर का था। और शेक्सपियर के कुछ प्लेस जो थे वो कार्टो एडिशन में पब्लिश हुए, 1594 में बिगिनिंग हुई 1598 तक, और उस समय एक सेलिंग पॉइंट के रूप में अब इनका जो टाइटल नेम था वो पेजेस में, मतलब फ्रंट पे देखने को मिलने लगा। और इसके अलावा जो इनकी कंपनी ने कंस्ट्रक्टेड किया ग्लोब थिएटर को, इसके बाद ये नॉर्थ ऑफ द रिवर की तरफ चले गए, और नॉर्थ सेंट कैथेड्रल वहाँ पर ये गए, और इसके अलावा वहाँ पर ये इन्होंने एक रूम्स जो थे वहाँ पर एक किराए पर रुके थे, और किसके यहाँ पर रुके थे,
फ्रेंच हग नॉट नेम्ड क्रिस्टोफर माउंट जॉय के यहाँ पर ये रुके थे। और माउंट जॉय का काम क्या था, ये वुमेन्स विग मेकर थे और हेड गियर्स मेकर थे जो माउंट जॉय थे। और जो फ्यूनररी मॉन्यूमेंट है शेक्सपियर का वो स्टार्टफोर्ड एवोन में है। जो निकोलस रॉथे जो कि फर्स्ट बायोग्राफर हुए और उसके बाद सैमुअल जॉनसन, उन्होंने दोनों ने इनके बारे में ये बताया है कि अपनी डेथ से कुछ समय पहले ही शेक्सपियर ने रिटायरमेंट ले लिया था अपने वर्क्स को लेकर। और ये भी कहा जाता है कि उस समय जो बुबोनिक प्लेग था वो फैला हुआ था, तो ये भी एक मेन कारण वहाँ पर रहा था, क्योंकि जो थिएटर्स थे वो पूरी तरह से क्लोज कर दिए गए थे। और इसके अलावा उस बीच में कोई एक्टिंग वर्क का रिकॉर्ड नहीं मिलता, कोई इनके वैसा अदर रिकॉर्ड नहीं मिलता। और शेक्सपियर लेकिन जो लंदन थे वो 1611 से 1614 तक ये विजिट इन्होंने कंटिन्यू किया। और फिर 23 अप्रैल 1616 में एट द एज ऑफ 52 इनकी डेथ हो गई थी। और इनकी जो वसीयत थी उसको साइन करने से पहले ही, ठीक है ना, इन्होंने जो अपनी वसीयत साइन की थी उसमें इन्होंने ये मेंशन किया था परफेक्ट हेल्थ, यानी कि परफेक्ट हेल्थ के रूप में इन्होंने अपने आप को मेंशन किया था जब इन्होंने अपनी वसीयत साइन की थी। और इसके अलावा अगर जो हम बात करें कि एक क्रिटिक हुए हैं जो कि विकार ऑफ स्टार्टफोर्ड है, उन्होंने अपनी नोटबुक में लिखा था शेक्सपियर, ड्रेटन और बेन जॉनसन की एक बहुत अच्छी मुलाकात हुई थी जिस मुलाकात में इन तीनों ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और इस कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन ये केवल और केवल किसके अनुसार है, अगर जो ये बात पूछी जाती है किसने कहा कि इनकी मृत्यु का कारण वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना और बुखार की चपेट में आना था, तो दोस्तों आपका आंसर होगा जॉन वॉट द विकार ऑफ स्टार्टफोर्ड। और इसके बाद इनको जो दफनाया गया था दोस्तों वो होली ट्रिनिटी चर्च में दफनाया गया था। इन्होंने अपने पीछे अपनी पत्नी और अपनी बच्चियों को छोड़ गए थे। और इसके साथ साथ जो शेक्सपियर की बेटी थी सुजैना, उसकी शादी एक फिजिशियन जॉन हॉल से हुई थी। और जूडिथ की शादी जो हुई थी वो थॉमस क्विंसी से हुई थी। शेक्सपियर ने अपनी जो लास्ट टेस्टामेंट थी वो 25 मार्च 1616 में साइन की थी। और इसी दिन थॉमस क्विंसी पर आरोप लगा था एक इलिजिटिमेट सन के फादर होने का, जो कि मार्गरेट व्हीलर जो थी वो प्रेग्नेंट थी, उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया था और उस दौरान उसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो इस पर आरोप इनका लगा। और इसके अलावा जो एक ऑर्डर पास किया गया बाय द चर्च कोर्ट वो ये था कि एक पब्लिक पेनेंस उसको करना होगा। और इससे शेक्सपियर के परिवार को बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। शेक्सपियर ने अपनी प्रॉपर्टी का एक लार्ज पार्ट अपनी बेटी सुजैना के लिए छोड़ा। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इन्होंने बारे में अपनी पत्नी के बारे में ज़्यादा कुछ उसमें मेंशन नहीं किया अपनी विल में, लेकिन उनका अपना जो सेकंड मोस्ट लविंग बेड था वो उन्होंने उनके नाम किया, अपनी पत्नी एन हैथवे को उनके नाम किया। और इनकी मृत्यु के 2 दिन बाद जो था वो होली ट्रिनिटी चर्च में इनको दफनाया गया था। और एक एपिटैफ जो था वो मेंशन शेक्सपियर ने पहले ही अपना कर दिया था। वो जो चीज़ें मेंशन कराना चाहते थे अपनी कब्र पर वो शब्द अंकित हुए। वो क्या था, वो ये था, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन एंड कर्स्ड बी दैट मूव्स माय बॉन्ड, गुड फ्रेंड्स फॉर जीसस सेक फॉरबियर टू डिग द डस्ट एंड क्लोज्ड हेयर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन, ये रिपीट हो गया, एंड क्लोज्ड हेयर। दोस्तों उन्होंने ये कहा Blessed be the man that spares these stones and cursed be that moves my bones। उन्होंने ये कहा कि जो मेरी इस कब्र के साथ, मेरी मिट्टी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा उसके साथ हमेशा अच्छा होगा, लेकिन जो व्यक्ति मेरी कब्र को टच करने की कोशिश करेगा, उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करेगा, तो उसको मैं अभिशाप देता हूं, उसके साथ कदापि कुछ भी अच्छा घटित नहीं होगा। ऐसा शेक्सपियर ने क्यों कहा था? ऐसा शेक्सपियर ने इसलिए कहा था कि शेक्सपियर को ये लग रहा था उसके मरने के बाद उसकी कब्र को ऑक्यूपाई ना कर लिया जाए, उसको किसी दूसरे को जगह ना दे दी जाए, किसी दूसरी डेड बॉडी को वहां पर दफना ना दिया जाए। क्योंकि अक्सर वहां पर यह देखने को मिलता था जब कुछ समय बीत जाता था तो उस कब्र को हटाकर वहां पर नई डेड बॉडीज को दफना दिया जाता था ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ प्लेसेस, शॉर्टेज ऑफ लैंड। तो ये इस वजह से शेक्सपियर ने एपिटाफ पर ये मेंशन किया। तो दोस्तों ये थी हमारी शेक्सपियर की बायोग्राफी, जिसमें आपको आज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझने को मिले होंगे। आई होप कि आपने शेक्सपियर को अच्छी तरह इस बायोग्राफी के माध्यम से तैयार कर लिया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ये हमारा नया चैनल है। अब लॉन्ग वीडियोस, लॉन्ग क्लासेस, लाइव क्लासेस सभी इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी। और शॉर्ट्स के लिए अगर जो आप जाना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे दूसरे चैनल डॉक्टर एस गोस्वामी क्लासेस पर विजिट कीजिए, और वहां पर ऑलरेडी जो पुरानी जो हमारी वीडियोस बनी हुई हैं, महा मैराथन क्लासेस स्पेशली मैं मेंशन करूंगा, जिसमें चारों राइटर्स एक साथ हैं, उसको जरूर देखें। उसको पढ़ लिया तो ये मान के चलो कि आपकी 80 से 90% तैयारी लिटरेचर की हो गई। अगर जो आपने महा मैराथन क्लास, केवल एक क्लास की बात कर रहा हूं, 7 घंटे की जो मेरी क्लास है, उसको आपने तैयार कर लिया तो आपकी पूरी स्टडी आपकी ढंग से तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को भी कराएं, अपने साथियों को भी कराएं। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।